प्रॉब्लम्स आई हैं, आपातकाल आया है, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो उसका दूसरा ये है कि आपदा समाप्त होते ही वो गौण हो जाती हैं, उनके उस कार्य को हम ध्यान नहीं देते, उसे हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन ये बाइफर्केशन जो हमें खास तौर से ये बात हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों के लिए है कि हमने भी राष्ट्रीय सेवा योजना में अपनी भागीदारी दी है, स्टूडेंट के रूप में भी और कार्यक्रम अधिकारी के रूप में भी, कि वहां जो हमें सिखाया जाता है कौशल, नेतृत्व, मर्यादा, ये इसमें कहीं भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो इसलिए हम उस चीज को गांठ बांधकर हम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की बात करते हुए हम अपने कार्य को करेंगे। क्योंकि मुश्किलें, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम अपने ये 2 लाइन के साथ हम अपने वक्तव्य को समाप्त करेंगे। मैंने ज्यादा ले लिया हो तो कि कह दो मेरे खुदा से कि मुश्किलें बहुत है, लेकिन कह दो इन मुश्किलों से कि मेरा खुदा बड़ा है। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, तो हम आगे इस कोरोना से भी लड़के दिखाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को एक चुनौती के रूप में, कि चुनौती का प्रत्युत्तर देना मानव का स्वभाव है। इसके साथ हम अपने वक्तव्य का समाप्त। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही आपने इतना बोधगम्य अभिव्यक्ति बताई अपनी। बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना में जो चुनौती निखर के जो हमारे सामने आई है, उसका हमें सामना किस प्रकार करना है। और इसी पहलू पे क्वेश्चन भी था, हम किसी ने पूछा था अटेंडीज में से, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। तो आशा करती हूँ कि आपको उस अटेंडी जिन्होंने पूछा था, कोई शालिनी मैम थी, आपको उत्तर मिल गया होगा। मैम ने बहुत अच्छे से डोमेस्टिक वायलेंस संबंधी सारी बातों को रखा है। और कृषि क्षेत्र की चुनौतियां, घरेलू हिंसा एक महत्वपूर्ण बात है जो उभर सकती है आगे आने वाले समय में। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फॉर होम में कैसे कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला इस 2 महीने 3 महीने के पीरियड में। तो कुछ ऐसी अभिव्यक्ति के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जो है मैम से किया जा सकता है, लेकिन कोई क्वेश्चन है नहीं मैम। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, ऐसा ही चैट बॉक्स में लिख के आ रहा है मैम। तो निश्चित ही सार्थक प्रस्तुति मैम। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर कल्पलता मैम, जो सम्मानित कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से हैं, हमारे साथ, हम उनको सुनेंगे। लेकिन जो व्याख्यान है मैम आज का महिलाओं के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, उसमें आप एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हमारे सम्मुख हैं। मैम, ये हमारा और राष्ट्रीय सेवा योजना और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये बहुत सौभाग्य है कि हम आपको सुनने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की पूर्व विभागाध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संकायाध्यक्ष आदि जैसे कई मुख्य दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं, तथा साथ ही साथ काशी विद्यापीठ के गौरवशाली इतिहास की मैडम पहली महिला चीफ प्रॉक्टर हैं। और पहली महिला चीफ प्रॉक्टर के रूप में आपकी शैली, प्रतिभा और अनुशासनात्मक दिनचर्या हमें प्रेरित करती है मैम, हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आप डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के रूप में अपने कुशल नीतियों और निर्देशकों से लगभग 8000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व कर रही थी मैम। और आपके प्रशासनिक क्षमताओं के ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिनसे निरंतर हमें कार्य उत्पादन की प्रेरणा मिलती है। आप अत्यंत सुलभ और आपने स्वीकार किया, हम आपका स्वागत करते हैं मैम। और इतना ही नहीं, आपकी अकादमिक उपलब्धियों के अंतर्गत आपने फ्रांस में हुए 8वें IARTEM कॉन्फ्रेंस में अपना शोध प्रस्तुत किया, जिसमें लगभग 27 देशों के डेलीगेट्स थे, उन्होंने भी शिरकत किया था, और लगभग 5 महाद्वीपों के लोगों ने उसमें शिरकत किया था। आप मई 2016 से फुल ब्राइट कैंपस प्रतिनिधित्व के रूप में फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन और फैकल्टी मेंबर्स के मध्य विद्यमान हैं। आपने बहुत सारे इंटरनेशनल अन्य शोध पत्रिकाओं तथा साथ ही साथ आपने इंटरनेशनल कॉम्पेंडियम न्यू दिल्ली में वर्ष 2010 का विशिष्ट शिक्षाविद अवार्ड भी प्राप्त। मुझसे भूल न हो जाए, आपकी योग्यता में को अभिवादित करने में, निवेदित करने में मैं अनुरोध करूंगी हमारे आदरणीय भैया समन्वयक डॉक्टर के सिंह सर को कि सर आप आइए और आप मैम को आमंत्रित करिए
अगर मुझसे कहीं भूल हुई हो तो मुझे त्रुटि के लिए इस क्षमा करें। धन्यवाद ओजस्विता जी। वो कहीं भूल नहीं हुई, बट मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था कि हमको जिनके बीच में हम रहे, जिनसे सीखा और जिनको कार्य करते देखकर सीखा, जिनको पढ़ाते देखकर सीखा, जिनके आचरण से सीखा, जिनके व्यवहार से सीखा, उनको मंच पे आमंत्रित करने का प्रथम मौका विद्यापीठ में, मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता। इसलिए मैंने बड़े भाई होने के नाते थोड़ा सा आपके हक में से चुरा लिया और मैं अपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रथम महिला चीफ प्रॉक्टर और वर्तमान में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर कल्पता मैडम, जो अपनी न सिर्फ अकादमिक क्षमता बल्कि प्रशासनिक क्षमता और मानवीय व्यवहार के लिए जानी जाती थी। मैडम, आप हमेशा से हम लोगों के आदरणीय और उसका पात्र रही हैं और मैं आपका विद्यापीठ की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना और पंडित दीनदयाल शोधपीठ के इस मंच पे आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैडम आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आएं और हम लोग को दिशा निर्देश दें। हमेशा से ही जब हम लोग पढ़ते थे तब से आपके दिशा निर्देश में आज ये मौका मिला है कि इस मंच पे भी आप हम एनएसएस को कैसे इसमें आगे कर सकते हैं कि हम अपनी जो मातृशक्तियों की जो वेदना है, जो विभिन्न उद्बोधनों के माध्यम से आपको तक पहुंची होगी और महिला होने के नाते पूर्व में भी आप इससे परिचित रही होंगी। जब मैडम चीफ प्रॉक्टर हुई थी तो बहुत सारे लोग में एक विचित्र तरह की विसंगति जो समाज की है, जिसके बारे में रीता मैडम चर्चा कर रही थी, तो उसके कारण वो स्वीकारोक्ति में थोड़ी कमी थी। और लेकिन पता नहीं, मेरा एक अंदर का विश्वास था कि नहीं, मैडम कर लेंगी। और मैडम से एक दिन मैंने कहा कि मैडम, आप विद्यापीठ की लक्ष्मी बाई हैं। और मुझे जब बीएचयू में मैं रिफ्रेशर कोर्स कर रहा था, ये मौका मिला कि मैडम का मैं परिचय दूं, तो मैडम को मैंने मन से कहा कि हमारे बीच में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की रानी लक्ष्मीबाई आई हैं, प्रोफेसर कल्पता मैम। आज मैं उसी अपनी रानी लक्ष्मीबाई प्रोफेसर कल्पता मैडम को, जो कि कुलपति हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की, मैं आपको आमंत्रित करता हूं मैडम आए और अपने विचारों से हम लोग का मार्गदर्शन करें। कल्पता मैम सादर आमंत्रित है। कल्पता मैम तक आवाज जा रही है जसिता मैम? हाँ भैया, आवाज आ रही है। मैम आ गई। अच्छा, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ मैम, आ गई। रही है मैम, आ रही है मैम। ठीक। हेलो जी आ रही है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है ना? जी मैम। मैम हाँ, बहुत बहुत आभार और बहुत आशीर्वाद के मैं पहले से ही के ही कहती थी, इसलिए मैं अभी भी के ही कह रही हूँ। लेकिन अब फॉर्मली डॉक्टर के सिंह, कोऑर्डिनेटर एनएसएस और दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ के समन्वयक, और ईश्वर करे और ढेर सारी चीजें इसके साथ जुड़ती चली जाए जीवन में। बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि मुझे विद्यापीठ से फिर से जोड़ा। सबसे पहले मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की परम पावन भूमि को प्रणाम करती हूँ, जहाँ मैंने ये जो कर्म यात्रा है, कर्म क्षेत्र की, वो मैंने आरंभ की और उसको पूरा भी किया, और उसी के आशीर्वाद स्वरूप इस समय मैं वर्तमान पद पे हूँ। ये जो दूसरी चीज मुझे कहनी है, प्रोफेसर टीएन सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत आभार। और आपने मुझे एक मौका दिया काशी विद्यापीठ के साथ पुनः जुड़ने का, और साथ में अपनी बहुत प्यारी बहनें, इतने दिनों बाद वंदना, तो नंदिनी, ये सब आपस में हम लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते थे। भावना और भी जितने लोग जुड़े हैं, रश्मि का भी मैंने देखा मैसेज, रश्मि भी। और सबसे ऊपर प्रोफेसर रीता सिंह जी, आप वहाँ के विद्यार्थी हैं, ये मुझे आज ही पता चला। तो अब तो अधिकार के साथ आपसे कह रही हूँ कि आप सबका व्याख्यान मैंने सुना और बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी कुछ बोलना है। मैं एजुकेशनिस्ट के रूप में केवल नहीं बोलूंगी, मैं एक स्त्री के रूप में भी यहाँ पर अपनी बात कहूंगी आपसे। जो आज का टॉपिक है कोविड-19 रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमेन इन इंडिया, इसमें ये जो पूरा टॉपिक है, इसमें कोविड-19 इतना ज़्यादा आ चुका है कि कई बार लगता है कि कोरोना से तो बाद में मरेंगे, कोविड-19 शब्द सुन के कहीं ना मर जाए। इतने ज़्यादा वेबिनार्स, इतने ज़्यादा कोविड-19 और महामना की दृष्टि, महामना अभी कहाँ है
और न वो जानते थे कि कोविड-19 कब आएगा। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो रही है। हर चीज में कोविड-19, जैसे आलू हर सब्जी में मिल जाता है, वैसे ही कोविड-19 हो गया है। पर ठीक है, हवा के साथ बहना चाहिए, तो वही है, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये थोड़ा मुझे अलग लगा, इसलिए मैंने कहा कि इसमें तो कुछ अपना विचार दिया जा सकता है। जहां तक कोविड-19 की बात है, हम सब जानते हैं वुहान से आया है और अब सबको रट गया है। और दूसरा ये सिंगल स्ट्रैंड एनवेलप्ड आरएनए वायरस है जो इस आपदा का कारण है, और ये सबसे पहले अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, ये हम सब जानते हैं। और इस समय ज्यादा खतरनाक क्या हो गया है कि वो 10 साल से छोटे बच्चों और 65 साल जो मैं होने जा रही हूँ, इनके लिए, सिटीजन्स के लिए ये ज्यादा खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ये पूरे विश्व में एक तरह से महामारी के रूप में बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और बहुत से लोग इस भय से मृत्यु या पीड़ा झेल रहे हैं, मृत्यु से संबंधित पीड़ा, कि कहीं उनको हो न जाए। हुआ नहीं है, लेकिन हो जाने का भय जो है वो ज्यादा खतरनाक हो गया है। और इस समय करीब 212 कंट्रीज में इसका इफेक्ट है। और इंडिया में जो यहाँ का शीर्ष पद था, जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको डील किया और पहले लॉकडाउन किया, जिसके कारण यहाँ पर इतना बड़ा देश होते हुए भी, इतनी जनसंख्या वाला देश होते हुए भी कंट्रोल्ड सब कुछ है, बहुत ज्यादा संक्रमण भी नहीं फैला, और डेथ्स तो ईश्वर की कृपा से बहुत कम हुई। तो जैसा जिस तरह की पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से डेथ्स बहुत कम है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है जहाँ ये इफेक्ट डाल रहा है वो है इकोनॉमी पे, टूरिज्म पे, एजुकेशन पे, वर्ल्ड ट्रेड पे, और साथ में व्यक्तिगत संबंधों पर, जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, इन सब चीजों पर ये ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। और एक डेटा बताता है कि जो ज्यादातर जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इंसोम्निया है, डिस्ट्रेस है, ये सब चीजें जो है तो इसके कारण इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लोग कोरोना से तो प्रभावित हैं, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो इस प्रकार के एंजाइटी है और फियर है, इसके कारण उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जो कि उचित नहीं है, और इसके कारण ज्यादा दिक्कतें लोगों के अंदर आ रही हैं। और जो एक अभी रीता जी ने भी बोला और वंदना जी ने भी बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब आपको याद होगा कि शराब का वो हटा था, शराब पर से पाबंदी हटी थी, तो एक बड़ी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन लग रहा था कि नेवर एंडिंग क्यों है, और वो चलती जा रही थी। किसके लिए थे? वो शराब के लिए लालायित थे। तो एक तरफ तो कोरोना की मृत्यु की पीड़ा, डर की पीड़ा, और दूसरी तरफ ये था कि नहीं, पी के मरें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये जो चीज है ये बड़ी भयंकर थी। और उसके बाद टीवी पर महिलाएं जो हैं वो विनय कर रही हैं, अनुनय विनय कर रही हैं शीर्ष पद से कि आप जो है वो प्लीज इसको बंद कीजिए, आबकारी को या शराब को बंद कीजिए, क्योंकि इससे घर में जो वायलेंस है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ रहा है। जो मेल शॉविनिज्म है, वो ईगो की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए उनको जो सबसे सरल टारगेट मिलता है, जैसा रीता जी ने कहा कि सबसे सरल टारगेट जो है वो विमेन मिलती है, तो इसलिए वो वहां पर बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गया है। तो ये भी एक पक्ष सामने दिखाई पड़ा। और जो दूसरी बात, उसमें तुरंत तुरंत जो है वो करीब 370 से अधिक फोन कॉल्स आए, और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास और साइकोलॉजिस्ट के पास फोन करने लगे विश्व भर में कि किसी तरह से हमको ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है उससे बचाया जाए। तो ये एक विपत्ति, बड़ी विपत्ति आई, जिसके कारण एक दिक्कत आई जगह जगह। और जो खतरे बताए कुछ उन्होंने कि जो WHO की रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से भी जो आर्थिक पक्ष है, जो इनफॉर्मल और पार्ट टाइम जॉब्स हैं, अनसर्टेनिटी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आगे आने वाली है, और उसका भी कारण महिलाएं हो सकती हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत अच्छी खबर भी थी जो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आदत लगेगी, क्लास को आधा भरा हुआ भी देखना चाहिए, तभी जीवन ज्यादा अच्छी तरह से चलता है। पूरे विश्व में 6 देश हैं जहां पर महिला हेड है। मैम आवाज म्यूट हो गई है मैम। जी मैम। उनको फोन करिए। ठीक है,
हाँ, उनको फोन जी जो जी जी मैम। जो महिलाएं हैं 6 देशों में, उन 6 देशों की महिलाओं का नाम मैं फिर से ले लूं क्योंकि गर्व की बात है। जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, बेल्जियम और आइसलैंड, यहाँ पर विमेन लीडरशिप है और उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कोरोना को कंट्रोल किया है, बहुत अच्छी तरह से टैकल किया है इन लोगों ने। और समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी थी लेकिन इन्होंने बहुत कंट्रोल किया। साथ में जहां पर ये विमेन का रोल है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो मैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दोनों को एक साथ ही लेकर चलती हूँ क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जब विमेन की बात है तो एक सबसे बड़ी जो हू की रिपोर्ट है उसमें करीब, अभी आप लोगों ने चर्चा भी की कि 88.9% नर्सेज जो हैं वो इंडिया में विमेन हैं जो नर्सिंग का काम कर रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो कि इस तरह के कार्य को कर रही हैं। साथ में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देने के लिए विमेन काउंसलर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न रोल के रूप में प्ले कर रही हैं। साथ में हम ये मान के चलते हैं कि मेल जो है वो ब्रेड विनर है और फीमेल जो है वो केयर गिवर है, तो ये केयर गिविंग का काम विमेन के पास है। और मैं एक बार भी नहीं कहती हूँ कि विमेन बेचारी हैं, विमेन को ये बहुत सताया जा रहा है, विमेन के साथ ये है, ये सब बातें मैं एकदम नहीं मानती हूँ। विमेन को सताया तभी जा सकता है जब वो अपने को सताए जाने के लिए तैयार कर ले। विमेन को तब तक नहीं सताया जा सकता जब तक वो स्वयं न झुक जाए कि मुझे सताओ। तो ये जो चीज है, इसको विमेन को इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा कि वो सताई जाने लायक न रहे। तो मैं ये बहुत इसको पॉजिटिव नहीं मानती हूँ। जहां तक क्राइसिस है क्षेत्रों में, हेल्थ में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, एजुकेशन में, जो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ, तो ये सब चीजें हैं जरूर, लेकिन इनसे भी हमको प्रतिरोधक के रूप में लड़ना पड़ेगा। कोई पीछे भागने की, हटने की जरूरत नहीं है। यहाँ में एक जिसका जिक्र भी किया SHG का लोगों ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें कि जो है वो बहुत अधिक अच्छा काम कर रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, और एक बहुत बड़े लेवल पर ये काम हो रहा है। और इसमें जो भारत में करीब 90% से अधिक डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं ने जो है वो मास्क बनाया है, आवश्यक चीजों की सप्लाई की है, लोगों की हेल्थ केयर की है और साथ में हाइजीन का भी ध्यान रखा है। एक पक्ष महिलाओं ने और बहुत अच्छी तरह संभाला है कि जो अफवाहें उड़ रही थी कोरोना के समय में, काल में, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि रोज व्हाट्सएप लोग देखते थे और व्हाट्सएप गीता पारायण कम करते थे, व्हाट्सएप पारायण ज्यादा करते थे लोग। पूरे टाइम पलट पलट के जब तक एक भी बचा है बिंदु तब तक देखते जाओ जब तक की धारा सूख न जाए। तो ऐसी स्थिति में ऐसी अफवाहें भी आती थी, इतने मर गए, उतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का। और वहां पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने, जो किसी ने कहा कि इंटरनेट पे बहुत देर तक वो वर्क करती हैं महिलाएं, और सही में उन्होंने अफवाहों को भी बहुत अधिक हद तक कंट्रोल किया। नहीं तो देश में, मैंने पहले भी आपसे कहा कि भय से ज्यादा मृत्यु होती है, एक्चुअल कंडीशन में फेस करने से कम मृत्यु होती है। यहाँ पर ये स्थिति आई। अब मैं आपको बता रही हूँ कि भारत में करीब बहुत बड़ी संख्या में 27 स्टेट्स में करीब 20,000 जो है वो बना के दिए गए, 90 मिलियन से अधिक मास्क और 10,000 से ज्यादा कम्युनिटी किचन काम करते रहे। और देश में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, बेसहारा हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम होता रहा कि किसी तरह से उनको दिक्कत ना हो। और ये हर स्टेट अपना स्पेसिफिकली ये काम करता रहा। जैसे सखी मंडल की बात कही गई, केरल में कुटुम्बश्री नेटवर्क एक बहुत अच्छा बन गया जिसमें 4.4 मिलियन से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और ये लोग किचन का काम कर रही हैं। सीनियर महिलाएं हैं, अनुभवी महिलाएं हैं, इनको चीजें आती हैं। 1300 किचन जो है वो करीब अक्रॉस द स्टेट चल रहे हैं। झारखंड में भी सखी मंडल के द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इसी तरह से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, NRLM, ये भी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उड़ीसा में भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की कमी हो जाने पर वहां भी महिलाओं ने बहुत बड़ी सहायता की है। और करीब जो इसका सदस्य हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की, इसमें करीब 67 मिलियन महिलाएं हैं और 6 मिलियन SHGs हैं। मतलब 6 मिलियन जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और उसमें 67 मिलियन महिलाएं जो है
वो काम कर रही हैं। अब इससे अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल कहाँ प्रमाणित हो सकता है। एक बहुत बड़ा काम महिलाएं कर रही हैं। साथ में ये जो ग्रुप है ये कोविड-19 से रिलेटेड हेल्प डेस्क भी चला रही हैं अपना, और जहाँ पर सूचनाओं को प्रसारित किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और अभी रीता जी ने और पूर्व वक्ताओं ने भी ये कहा कि बैंकिंग और पेंशन का भी कार्य ये कर रही है। किसी को पैसा दिलवाना है, कुछ भी करना है, तो उसमें भी ये सदर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। कहीं रुकावट नहीं है। महिलाएं स्वयं, कोई उन्हें बुलाए उसके आगे ही पहले ही काम करना शुरू कर देती हैं। साथ में करीब जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको भी लेकर बहुत अधिक महिलाएं अपने लेवल से, मुझे ये मालूम है उनसे किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ गई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग काम करेंगे, काम आवश्यक है। और किसी भी तरह से जो है वो इस देश को, जो ये महामारी आई है, जो विपत्ति आई है, उस विपत्ति से देश को बचाना है। जो दिक्कत इस समय महिलाओं पे आ रही है, जिसकी चिंता पूर्व वक्ताओं ने भी की है, वो ये है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही थी, जैसे घर में महिलाएं जो बर्तन साफ करती थी, झाड़ू लगाती थी, वो उनको अब घर में घुसने के लिए मना कर दिया। घर में नहीं घुस रही हैं, इसलिए उन्हें लग गई है, जो कुकिंग करती थी, ये सब करती थी, अब उनके पास काम नहीं है और वो जॉबलेस हो गई है। जॉबलेस होने से उनके घर में उनका उत्पीड़न और भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर, जब वो खत्म हो जाता है तो वहां पर एक दिक्कत आती है। इसलिए ये जो आर्थिक अनसर्टेनिटी है, इनफॉर्मल और पार्ट टाइम जॉब्स पे अधिक खतरा है। और ये बात अभी आप एक बहुत अच्छी प्रतिभाशाली अभिनेत्री ने जो है आत्महत्या की, कुछ दिनों तक उनकी न्यूज बहुत चलती थी। उन्होंने कहा कि सपने जो हैं वो टूट जाते हैं और उसका दुख बहुत बड़ा होता है। इनके कई ऐसी हैं जो काम ही नहीं कर पा रही हैं, कहाँ नहीं कर पा रही हैं, वो भी सारी दिक्कत है। और अभी एक किसी ने दिखा कि बेचारी शब्द क्यों लगा रहा है। बेचारी शब्द आपने एक्सेप्ट किया है, इसलिए बेचारी लगा हुआ है। जब नारी बेचारी शब्द को हटा देती है तो कहीं भी उसके साथ नहीं लगता, और आप बेचारी कभी थी ही नहीं। जबरदस्ती अगर आप मानने को अपने को तैयार हो गई है, तो जब तक स्वयं को सम्मान न दो तब तक दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करना व्यर्थ होता है। मैं ये मानती हूँ कि अपना सम्मान स्वयं सृजित करना पड़ता है, आत्मसम्मान सृजित करना पड़ता है, तब दूसरों से सम्मान की अपेक्षा की जा सकती है। दूसरी बात जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है, अभी बहुत अच्छी तरह से नंदिनी जी ने कहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि घर में ऐसे बहुत से काम हैं। अभी जो बच्चों को जो ऑनलाइन सारी पढ़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, यहाँ जो लेडी टीचर्स हैं उनका काम बहुत अधिक बढ़ गया है। और सबसे बड़े ऑनलाइन कोर्सेज लिखना है, ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाना है, ट्रेनिंग उनके पास नहीं है कि ऑनलाइन कोर्सेज कैसे लिखते हैं, पीडीएफ ही दे दे रही हैं। तो पीडीएफ में पूरा सीधे रनिंग मटेरियल ही दे दे रही है। जो उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन में कुछ पढ़ाई लिखाई, वो तो ऑनलाइन मटेरियल लिख सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्टिव मटेरियल चाहिए, डायलॉग के मोड जाती है, लेकिन डायलॉग मोड तो कहीं नहीं दे, मोनोलॉग हो रहा है। हर जगह आप एक मैटर टाइप्ड मैटर दे रही है, जैसे क्लास नोट्स देते हैं, और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन डिस्कशन हो जाए, ऑनलाइन भी एक खाना पूरी हो रही है। और यहाँ पर महिलाओं जो लेडी टीचर्स हैं उनका रोल और बढ़ गया है कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को एक इस तरह से मटेरियल देके सेटिस्फाई करें जो मटेरियल जेन्युइन हो और उनके कार्य भी आता हो। मैंने कई महिलाओं से विद्यापीठ में फोन किया कि खाली है क्या है, अरे नहीं दीदी बहुत परेशान है, हम लोग को बहुत ऑनलाइन मटेरियल लिखना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत है। तो ठीक है दिक्कत, लेकिन ये कोरोना का जो में ऑनलाइन चला है, प्रोफेसर टी.एन. सिंह जी आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, और वो बात अच्छी लगी ये कभी विकल्प नहीं हो सकता है ऑफलाइन का, जो टीचिंग है विकल्प कभी नहीं हो सकता है। और ये जो लोग हैं ऑनलाइन टीचिंग को, वो केवल एक समय तक, क्योंकि अभी मजबूरी है इसलिए ऑनलाइन टीचिंग है, नहीं तो विद्यार्थी भी इसे बहुत अधिक पसंद नहीं करता और अध्यापक भी इसे बहुत पसंद नहीं करते। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इसके बहुत पक्ष में नहीं हूँ। तो इसलिए जब देखिए अभी ये बीमार है, अभी किसी की शक्ल नहीं दिख रही है, अंतरिक्ष में मैं भाषण दे रही हूँ, अभी सामने तो आप सबके चेहरों के मुख करती, इसका कोई अंत नहीं था, लेकिन मजबूरी है तो इसका भी पालन करना ही पड़ेगा। अभी क्या है, महिलाओं उनका राष्ट्र के स्तर पर क्या
रही हैं, किस तरह राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब यहाँ पर जो भारत के संदर्भ में अगर महिलाओं की बात करें, वित्त मंत्री से अपने चलेंगे, शुरू करेंगे। वित्त मंत्री ने बहुत सी, हेलो मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो, आवाज सुनाई पड़ रही है? आ रही है मैम, आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है मैम, आवाज सुनाई पड़ रही है? अच्छे से मैम आ रही है। हाँ, ठीक है। तो ये जो है हमारे वित्त मंत्री ने बहुत सी वित्त योजनाओं को और आर्थिक योजनाओं को उन्होंने राष्ट्र के समक्ष रखा और बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को उन्होंने रखने का प्रयत्न किया। बहुत आलोचना उन्होंने झेली, लेकिन उनकी चिंता उनके चेहरे से स्पष्ट समझ में आ रही थी। तो देश के आर्थिक के लिए किस बात से व्यग्र है और किस प्रकार चिंतित है। इसी प्रकार स्मृति ईरानी जी का भी लगा कई बार कि वो महिलाओं और बच्चों की समस्याओं को लेकर किस तरह से परेशान है। तो राज्य पर हर जगह एक कि किसी तरह से इस बाहर आए, और आप स्टेटमेंट लोगों के पढ़ ही रहे होंगे। अब मैं आ रही हूँ घर के फ्रंट पे, परिवार के प्रति जो उनकी भूमिका है महिलाओं की, वो मैं बात कर रही हूँ। समय लगता है जैसे वो कहावत एक है कि पुरुष का अगर हृदय जीतना हो तो उसके पेट के रास्ते से जाना पड़ता है, कि वो संतुष्ट करो भोजन में तो हृदय भी जीता जा सकता है। तरह तरह के व्हाट्सएप पे पकवान दिखाई पड़ रहे हैं और महिलाएं अपने पूरे कौशल का प्रयोग पकवान बनाने में कर रही हूँ, चाहे जबरदस्ती कर रही हैं, चाहे परिवार के आनंद के लिए कर रही हैं, लेकिन कर रही हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग दिखाई भी पड़ रहे हैं किचन में, पुरुष भी, हालांकि वो काम ज्यादा बिगाड़ रहे हैं वहां जाके, लेकिन कुछ करने के लिए लगे हुए हैं, सीख रहे हैं। ये एक अच्छा दृश्य दिखाई पड़ रहा है कि परिवार में एक दूसरे के शेयर करना, एक दूसरे के कार्यों को शेयर करने की परंपरा जाग रही है। लेकिन रीता जी ने बहुत सही कहा कि जब तक हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की नहीं होगी, तब तक जो ड्यू शेयर है परिवार के कार्यों में, ड्यू शेयर दिखाई नहीं पड़ेगा। विदेशों में कोई भी मेड नहीं है, मेड सर्वेंट कभी नहीं मिलती, और जो देश में रहते हैं वो अपने बर्तन भी धोते हैं, सफाई भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देश में ये परंपरा नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वेंट्स मिल जाते थे। अब वो चीज खत्म हो रही है। अब आपको ये भी करना है और सारे को साफ भी करना है, तो कार्य बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस समय एक भागीदारी बहुत है, भूमिका का वो निर्वाह कर रही हैं, लेकिन उनकी भूमिका जैसा कि अभी होमवर्क भी बच्चों का कराना होता है, ऑनलाइन है, और ऑनलाइन के साथ समस्याएं हैं, उनकी एंजाइटी बढ़, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। रिसर्चर्स कह रही हैं कि बच्चे जो है इस समय बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी आईसाइट पे भी पड़ रहा है और उनकी मेंटल फंक्शनिंग पे भी पड़ रहा है। तो ये भी गहरी चिंता का विषय है। तो महिलाओं को वहां पर भी ध्यान देना होगा कि वो जो कर रहे हैं बच्चे, कहीं मैम आवाज म्यूट हो गई मैम। जी जी मैम। ठीक है, जी मैम। ठीक है। हाँ, जी 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 संतुलित मैम। भोजन भी, हाँ, संतुलित भोजन भी उनका देखना है, कार्य भी करना है, कैसे खाना पिलाना है, कैसे ठीक करना है, कैसे रहना है उनको, और किस प्रकार से रोज वो खोजती रहती है कि कोई नया सिस्टम मिल जाए, कोई नई बात मिल जाए, कोई नई दवा मिल जाए, जिससे कि जो है परिवार की हेल्थ हमेशा ठीक रहे। तो गिलोय भी पिलाती हैं काढ़ा बना के, वो होम्योपैथी दवा भी दे रही हैं, और इस समय आधी डॉक्टर तो महिलाएं ही हो गई हैं घर की, क्योंकि उनको पूरी की पूरी देखभाल करनी होगी। यहाँ पर जरूर महिलाओं से एक अनुरोध है कि देखभाल करने के चक्कर में अपनी देखभाल करना मत भूल जाइएगा, क्योंकि जब आपकी देखभाल नहीं होगी, आप अगर पड़ जाएंगी तो बाकी सब बीमार हो जाएंगे। क्योंकि ये कहा गया है कि एक महिला ही पूरे परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यदि वो शिक्षित है तो वही उसकी भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हेल्थ केयर, सैनिटेशन की किस प्रकार आना है। आप घर में घुसते हैं जब बाहर से काम करके, तो सबसे पहले पत्नी चिल्लाती है आपकी, वहीं रहो, कपड़ा बदलो, जूता उतारो, इसको बैग को यहाँ रख दो, यहाँ से सैनिटाइज करो, उसके बाद घर में घुसो, और आपको बहुत बुरा लगता है। वो केवल आपके हित में कहती है कि ये कार्य अगर आप करेंगे तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आप स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे। इतनी महिलाओं ने रिस्क लेकर जिसका जिक्र किया कि किस प्रकार बच्चा दूर खड़ा होकर रो रहा था, माँ के पास नहीं पहुंच पा रहा था, बहुत 10-10 दिन 12-12 दिन वहां पर थी,
बहुत से माएँ जो कई डॉक्टर्स की, लेडी डॉक्टर्स की डेथ हो गई, उसमें उनको संक्रमित हो गई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने कहाँ गई, पत्थर पड़े उनके ऊपर, पत्थर फेंका, लोगों ने भगाया उनको। आशा महिला जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत ही कष्ट झेलने पड़े, लेकिन वो किसी प्रकार से पीछे नहीं हटी और उन्होंने एकदम फ्रंट पे रह के उन्होंने इस कार्य को किया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ये अप्रतिम उदाहरण है जिसको महिलाओं ने दिया। साथ में छोटे बच्चों की केयर और जो वृद्ध हैं उनका मन लगाना, ये भी महिलाओं के जिम्मे एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि उनको एक वाइड रेंज ऑफ एज से इंटरेक्ट करना है। छोटे बच्चे से लेकर 80 बरस के लोगों के वृद्धों से भी उनको बातचीत करके उनको भी नॉर्मल रखना है, सैनिटाइज्ड रखना है, उनकी भी हेल्थ को ठीक रखना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो महिलाओं के उत्तरदायित्व को बढ़ाती हैं। लेकिन महिलाओं ने कभी भी पारिवारिक उत्तरदायित्व को कभी भी एक मजबूरी, एक बेबसी नहीं समझा। उन्होंने हमेशा उसको आनंद, और परिवार के एक बच्चे की हंसी में भी उन्होंने अपनी सारे कष्ट और सब पूरे दिन का शारीरिक जो थकान थी उस थकान को खत्म करने का साहस उनके अंदर है। तो इसलिए महिलाएं, वहां कहीं प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहती हूँ कि एनसीसी और एनएसएस की बेटियों ने इतना काम किया, लड़कों ने भी बहुत काम किया, लेकिन बेटियों ने आगे बढ़कर, मैं बलिया की बात आपसे करती हूँ, हमारे जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की एनएसएस की और एनसीसी की बच्चियां थी, एनसीसी की बच्चियों ने बैंक में लाइन लगाने का कार्य किया, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का कार्य इतनी भयंकर गर्मी में किया, और वहां महिलाओं को थोड़ा दूर रहिए, साड़ी से पल्ले से मुंह ढक लीजिए, नहीं सुना किसी ने, जबरदस्ती करवाया, लेकिन वो काम बेटियां वहां लगी रही, बेहोश भी हुई, परेशान भी हुई, लेकिन वहां पर लगी रही, पीछे नहीं हटी। तो ये एक चीज है, ये बहुत जरूरी है, कॉर्डियल रिलेशनशिप फैमिली के मेंबर्स के अंदर क्रिएट करना, और इसमें महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। किसी ने कहा कि जो रेशियो है डेथ का, मृत्यु दर जो है वो 4:1 है इंडिया में, 4 आदमी और 1 महिला। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, महिलाएं घर से बाहर कम जा रही हैं, तो उनका इन्फेक्शस होने का खतरा कम है। महिलाएं हृदय से ज्यादा सोचती हैं और अपने तनाव को बोल-बाल के खत्म कर लेती हैं और फिर आनंद में हो जाती हैं। उनकी खुशियां बहुत छोटे छोटे चीजों में बटी होती है। जरा से कुछ कह दिया, एक हस्बैंड जरा सा मुस्कुरा के बोल भी देता है तो आधा तनाव उनका खत्म हो जाता है। तो उनको जो टेंशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के उनके पास 20 तरीके, थोड़ी देर में क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, आनंद में रहती हैं। गुस्सा हुई, गुस्सा खत्म हो गया, किसी बात आप तारीफ कर दें, नहीं आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो, उसी पर गुस्सा खत्म हो जाता है उनका। तो इस तरह की सहजता, सरलता उनके अंदर है, इस स्टैंडिंग है, बिहेवियर पैटर्न है उनका, उसके कारण भी वो अपने इस तरह से, और इम्यून सिस्टम उनका इतना सहती है, जिसने बच्चे को जन्म दे दिया उसके अंदर ताकत अपने आप बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो बहुत सी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या प्रतिरोधक क्षमता है वो उनके अंदर ज्यादा आ जाती है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उनके पर एक गुरुतर दायित्व है। जब गुरुतर दायित्व ईश्वर देता है तो उसी के अनुरूप शक्ति भी अर्जित कराता है कि आप उस गुरुतर दायित्व का कैसे पालन कर सकें। और मैं उन महिलाओं के को तो ज्यादा मैं वंदनीय मानती हूँ है और बाहर भी देखती हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है दोनों को सामंजस्य बनाए रखना, और महिलाओं ने हमेशा ये प्रूव किया है कि वो सामंजस्य कैसे बन सकता है। तो ये बात निश्चित रूप से मैं मानती हूँ। और एक बात और है जो मैं अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ, पूरा समाप्त करना चाहती हूँ, पूरा करना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जब सब शत्रु, जब महिषासुर का वध करना था तो सारे देवता अपनी सारी शक्ति लगा दिया उन लोगों ने, लेकिन किसी एक के बस का नहीं था। तो किया किसने अंत में? आपने किसी ने नाम लिया दुर्गा का, दुर्गा नहीं किया। तो दुर्गा बन जाना है, और कोरोना नाम के राक्षस को हम लोग अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत मजबूती से पूरा करके हम अपने दुर्गा के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे, और इस कोरोना से उसको खत्म करना डॉक्टर्स के जिम्मे है, लेकिन उससे बचाव अवश्य अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का और अपनी पृथ्वी का अवश्य करेंगे। सावधानी बरतेंगे, शिक्षित करेंगे लोगों को, जिससे कि कर रहे हैं और करेंगे, जिससे कि उनका जो है वो विश्वास बने और मजबूती के साथ वो इस लड़ाई में विजयी हो, ये निश्चित रूप से करेंगे। महिलाएं अपने रोल को निभा रही हैं,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह समझती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रही हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे चिकित्सा के स्तर पर हो, चाहे घर के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिसिन डॉक्टर नर्सेस के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे सफाई के क्षेत्र में हो, और चाहे गृहिणी के क्षेत्र में हो। हर एस्पेक्ट्स में, हर जगह ये महिलाएं जो हैं वो अपने काम को बहुत बखूबी कर रही हैं, कहीं भी पीछे हटी नहीं है और जरूर श्रद्धा की पात्र हैं। उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, कहने से नहीं, उनमें श्रद्धा अपने आप ही हो जाएगी। वो उन्होंने आपको जन्म दिया है, चाहे वो शारीरिक रूप से जन्म दिया है, चाहे मानसिक रूप से जन्म दिया है, चाहे संस्कारों को भर के जन्म दिया है, हर तरह से आपको संस्कारित भी किया है तो आपको जन्म दिया है। अगर आप आपकी शिक्षिका रही हैं तो भी आपको द्विज के भाव में जन्म दिया है। तो महिलाएं तो जन्म देती हैं, सृजन करता है, सर्जक हैं। तो जब सर्जक हैं तो निश्चित रूप से वो आपके भले के लिए, समाज के भले के लिए व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि के जो रास्ता है उसकी तरफ हमेशा बहुत अच्छी तरह से अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए करती है। मैं अंत में एक बात कहनी है, स्त्री जो है वो सरस्वती भी है, केवल दुर्गा ही नहीं है। सरस्वती, दुर्गा तो अंत में है, सरस्वती, नारायणी, अन्नपूर्णा, ये इस रूप में है वो, और इस रूप में ही वो सबसे अधिक प्रणम्य है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो मातृशक्ति है, जो उसका इफेक्टिव डोमेन है, उसका जो एफेक्शनेट बिहेवियर है, जो लोगों के साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर है, ये एम्पैथेटिक बिहेवियर महिलाओं को हमेशा ऊंचा रखता है, श्रद्धा का पात्र बनाता है। और 2 लाइन अंत में कहती हूँ, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत नवरस तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मैं प्रणाम करती हूँ और मैं गर्व करती हूँ कि मैं नारी हूँ, और उन समस्त नारियों पर गर्व करती हूँ जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने धरती के लिए, धरती माता के लिए, और अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को, आप लोगों ने मुझे बुलाया और अपनी ही धरती के साथ, अपनी ही भूमि, अपनी ही कर्म भूमि के साथ मुझे आज एक जोड़ने का और वहाँ कुछ बोलने का सुअवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतने अल्प आवेदन को स्वीकार किया और अपने इतने अच्छे आत्मविभोर कर देने वाले वक्तव्य से हम लोगों को नवाजा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आपने श्रद्धा से शुरू किया मैम, इतने मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को आपने टच किया जिसके बारे में अगर किसी को कल्पना नहीं भी रही होगी तो इस वक्तव्य को सुन के उसको बोध जरूर होगा कि निश्चित वो बेचारी कहीं से नहीं है, वो स्वयं को सम्मान देगी तभी सम्मान पाएगी। ऐसी भावना थी आपकी, ऐसी चेष्टा आपकी रही कि हम सबको एक बार फिर से उत्प्रेरित कर गई। मैम मैं बहुत आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ मैम, और बहुत आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। इनफैक्ट राष्ट्रीय सेवा योजना, पंडित दीनदयाल शोध पीठ जो हमारे समन्वयक की प्रेरणा रही, जो हम सबकी प्रेरणा रही मैम, आपको हम सुन पाए और इस रूप में सुन पाए कि जब कोविड-19 का इतना भयंकर दौर है, जहाँ पे नारी किस प्रकार से श्रद्धा से शक्ति, जो आपने कर्तव्य परायणता का जो उदाहरण दिया मैम, श्रद्धा से शक्ति की तरफ मुख होना, वो अन्नपूर्णा भी है, वो जन्मदात्री है, सिद्धिदात्री है, धरती माँ के स्वरूप से लेके किस प्रकार वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है और सारे कर्तव्यों में अग्रणी बन के चेष्टा करके सफल भी होती है मैम। ऐसा आपने सशक्त उदाहरण दिया, जो कि मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बोला था मैम कि आप बहुआयामी दृष्टिकोण की सशक्त हस्ताक्षर हैं मैम और हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम और नमन और बहुत आभार मैम आपके इस बोधगम्य अनुप्रेषण के लिए। मैं अब निवेदन करती हूँ, निवेदन करने के पूर्व, अध्यक्षीय उद्बोधन के निवेदन करने के पूर्व मैं आदरणीय समन्वयक डॉक्टर के सिंह भैया को आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आए और सर को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। उर्जसिता मैम जी। सबसे पहले इस बीच हमारे बीच महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र कल्याण के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर बंशीधर पांडे सर जुड़ गए हैं। सर मैं आपको राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से, पंडित दीनदयाल शोध पीठ की ओर से और व्यक्तिगत रूप से आपका सादर अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप हमारे संग जुड़े। यद्यपि आप भी मल्टीफेरियस पर्सनालिटी है, आपके ढेर सारे
काम पैरेलल चल रहे हैं, उसके बाद भी आपने इस वेबिनार के लिए समय निकाला, जो मेरे लिए विशेष स्नेह को प्रदर्शित करता है और इस विषय के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि हम दोनों ही लोग समाज कार्य विषय से जुड़े हुए हैं, हम दोनों ही एक गुरु के शिष्य हैं, हम दोनों ही एक विशेषीकरण विशेष से जुड़े हुए हैं। तो इस कारण ये प्रतिबद्धता और रिश्तों में गहराव और जुड़ाव ज़्यादा हो जाता है। मैं सर आपका सादर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस बीच मैं कल्पता मैडम ने जो बात कही कि मैडम श्रद्धा से शक्ति, मैं भी उसी बात से सहमत हूँ। थोड़ा शायद अनुभव की कमी हो या अपना सोचने का तरीका, मुझे लगता है कि अगर नारी शक्ति अर्जित कर ले पुनः, जैसे हमारे प्राचीन संस्कृतियों में उल्लिखित था, या देवी सर्वभूतेषु गूढ़ा शक्ति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, विश्व लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, तो श्रद्धा अपने आप आ जाएगी, क्योंकि इस भौतिकवादी परिवेश में सामाजिक मूल्य मान्यताएं प्रतिमान सभी बदले हैं, तो आचरण और व्यवहार के तरीके भी बदले हैं। तो नारी को सशक्त होने की जरूरत है। और मैं जैसा कि मैडम से बात से पूर्णतः सहमत हूँ, रीता मैडम ने कहा कि नारी को या हमारी मातृशक्ति को कोई पुरुष सशक्त बनाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमारी मातृशक्ति स्वयं में सशक्त है, सिर्फ इस बात को समझने की और अभिव्यक्त करने की जरूरत है कि नहीं, वो सबक सशक्त है, सबल है, सक्षम है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय कुलपति जी हमारे संग हैं। कुलपति सर, हेलो सर हैं भैया, अनम्यूट हो गए। जी जी जी। तो मैं अचानक एक विमर्श याद आ गया कि इसमें रिलेटेड कि स्त्री मजबूत है या पुरुष मजबूत है। तो हमारे आधुनिक काल में हिंदी कवि के एक अमन अक्षर नामक एक बड़े कवि हुए हैं, जो आजकल नई कविता कह रहे हैं। उन्होंने हालांकि राम के भजन में, राम की स्तुति में 4 लाइन एक पूरी कविता कही है, लेकिन उसकी जो 4 लाइन है अंतिम की, वो मुझे बहुत टच करती है। एक नए तरह का प्रयोग किया है। आपको सभी को मालूम होगा कि सीता जी पर जब आक्षेप लगा तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, और किंतु उससे वो बच के निकलती हैं, और राम जी अंत में लक्ष्मण के वियोग में सरयू में कूद जाते हैं और वो अपनी गति को प्राप्त होते हैं। तो उस बात को व्यक्त करते हैं, और मुझे वहां से लगा कि नहीं, स्त्रियां हर स्थिति में मजबूत हैं। वो कहते हैं कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के प्रश्न थे जो वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। और इस बातों से ही मतलब इन कवि के कहने का तात्पर्य दूसरे संदर्भ में था, किंतु आज मुझे लगता है कि ये बातें बहुत समीचीन हैं। अब मैं इस वेबिनार के अध्यक्ष उद्बोधन के लिए अपने विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर TN सिंह सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। सर के लिए मैं कहने के लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन सर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। KK सिंह जी, हमें बोलने दीजिए, बस हमारे बारे में क्या बताएंगे, हम तो खुली किताब हैं। नहीं सर, मैं बस एक बात सर कि आप जैसा विनम्र, विद्वान, सहज, सरल, प्रतिबद्ध, कर्मठ, सर इतना गुण है। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ सर कि सर मैं आप जैसा होना चाहता हूँ। हालांकि ये मुश्किल है, बट मेरे जीवन में मुझे लगा कि मैंने आपसे बेहतर इंसान, बेहतर प्रशासक नहीं देखा। और मैं सर आपका अगर 10वां भी बन पाया तो मेरे लिए वो जीवन का बहुत स्वर्णिम क्षण होगा। और आप हमेशा ही हम लोग को स्नेह और नए नए तरीके बनाने रहते हैं, इनोवेटिव तरीके की कैसे हम काम करें। अब सर मैं जानता हूँ कि आप इतनी सारी बातों के बाद भी आपके पास कुछ नया शेष होगा, तो सर मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हमको अपना विचार दें। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे शब्दों के लिए KK सिंह साहब। आज इस वेबिनार की हमारे मुख्य अतिथि और हमारे ही परिवार की सदस्य, आजकल जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी, आज के जो विशिष्ट वक्ता
वो भी विद्यापीठ परिवार से जुड़ी हुई प्रोफेसर रीता सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक एनएसएस और दीनदयाल पीठ के कार्य देख रहे डॉक्टर के सिंह जी, मैडम उर्जिस्ता सिंह जी एवं उपस्थित सारे विद्वान माताओं और बहनों, आज जैसा कि सारे विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए, महिला सशक्तिकरण और या उनकी शक्ति और उनका विकास और उनकी विकास की गति के ऊपर ये पता नहीं क्यों आज हमें महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकार और उनके के बारे में मजबूत हैं कमजोर हैं इस पे चर्चा करने की आवश्यकता पड़ रही है। ये बीच की कुछ भ्रांतियां आई जिसमें कि ये एक दुविधा उत्पन्न हुई। मैं उन सारी देवियों को जो कि सेवा, संस्कार, समर्पण, समन्वय, संप्रभुता की प्रतिमूर्ति हैं, आप सबको नमन करता हूं, आपको सबको प्रणाम करता हूं। आपसे ही अस्तित्व है इस पूरे समाज का, तो इसलिए मजबूत है ये तो इसी से होता है कि भाई आपका अस्तित्व है, उससे हम अपने को तुलना करके, और यदि कोई तुलना करता है मुझे लगता है कि उनको सूर्य को जैसे दीपक दिखाने की तरह है, तो ये चीजें हमें माननी पड़ेगी। खास करके कुछ क्षेत्रों में जरूर परिवर्तन की आवश्यकता है और वो समय के लिए उचित है। जो वर्तमान समय है उसमें पुरुष और महिला दोनों कमाना चाहती हैं, ये अच्छी बात है। अब परसेंटेज में मैं जाऊंगा तो आज भी परसेंटेज गैप है, तो वो बराबरी तो तौल करके नहीं हो सकता है। 100 लोगों की अपेक्षा 93 महिलाएं हैं अनुपात में देखें तो। लेकिन जो लोग 70 वर्षों से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वो सारे लोग राजनीतिक और सामाजिक लोग करते हैं, लेकिन हमने 70 वर्षों के राजनीतिक यात्रा में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की यात्रा में इतना परसेंट बढ़ाया संसद में, जो चिल्लाते रहते हैं कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, और एक छोटी सी घटना को राष्ट्रीय स्तर पे उजागर करके इतना हंगामा खड़ा करते हैं। उन लोगों से मेरा एक आग्रह है, उन माताओं से भी आग्रह है जो महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ती हैं, और उन पुरुषों से भी हैं जो लड़ते हैं। 70 सालों में 14.5% ही महिलाएं सांसद क्यों बनी? तो जहां आपको सशक्तिकरण करना है वहां तो आप कर नहीं रहे हैं। आप हमें घर की बात करते हैं तो घर में तो भाई आदिकाल से सशक्तिकरण है ही है। भाई हम घर से निकलते हैं तो माता का पैर छू के निकलते हैं, माता जी नहीं है घर पे तो किसी देवी का पैर छू के निकलते हैं। तो ये तो पहले ही पुरुष तो पहले ही समर्पण कर चुका है, तो उससे कंपेयर क्यों कर रहे हैं आप? आपको कंपेयर करना चाहिए जब कोई व्यक्ति आपसे कंपेयर करने की स्थिति में हो। वो तो स्थिति में है ही नहीं, और ये पुरानी हमारी परंपरा है। जहां तक कार्य क्षेत्र में काम करने की बात है, भारतवर्ष में, विश्व में तो महिलाएं जो काम करती हैं वो 48.97% का रिकॉर्ड है, जो डाटा है, लेकिन भारतवर्ष में 26.97 का एवरेज है। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, उनकी सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए। भारतवर्ष में 2 तरह की चीजों से मूल्यांकन होता है। एक होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और दूसरा होता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो यदि फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को आप देखेंगे भारतवर्ष में 2000 से यदि कंपेयर करें तो 2000 से 2019 तक मैं
इसमें कोरोना शब्द नहीं जोड़ना चाहता हूं कि उस दौरान क्या हुआ। उस दौरान सारे जहान को पता है कि सबका क्या हुआ, लेकिन उसके पूर्व तक भी जो ग्राफ का ट्रेंड है वो गिरता गया। ये क्यों हुआ? जब इतना सशक्तिकरण के बारे में इतना चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, समाज भी चिंतित है, सारे शैक्षणिक संस्थान भी चिंतित है, ये क्यों गिरा? इस पे किसी को शोध करना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए कि क्यों गिर रहा। निश्चित तौर पे एजुकेशन क्षेत्र में, जो हायर एजुकेशन, उसके अंदर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है और मुझे लगता है कि उसी पार्टिसिपेशन रेट के कारण कहीं ना कहीं जो है ये लेबर उसमें गिरावट आई होगी। लेकिन मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैं इसके बारे में ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकता। तो आप इन सारे चीजों को देखिए। अब ये तो आप जानते हैं कि बिना किसी माता के, किसी बहन के, किसी पत्नी के, किसी भी रूप में महिला का घर में नहीं है तो लोग बोलते हैं कि समान। तो चीजें कही गई हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे समाज सुधार में कही। कुछ समय कभी कभी बड़ी अप्रिय घटनाएं होती हैं और उन अप्रिय घटनाओं के बारे में मैं केवल ये कहूंगा कि वो मानसिक, वो किसी की प्रवृत्ति नहीं, वो मानसिक विकार कहीं ना कहीं महिलाओं में भी उत्पन्न हो सकता है और वहां अप्रत्याशित घटनाएं होती है। इसी तरह से पुरुषों में भी हो सकता है, वहां भी अवांछनीय घटनाएं हो जाती है, जैसा कि हम परिकल्पना नहीं करना चाहते। लेकिन निश्चित तौर पर एक पूरा का पूरा यदि आप समन्वय की स्थिति देखें, समाज की स्थिति देखें, तो उसमें मेजॉरिटी जो है, परसेंटेज जो है, वो अच्छे मानसिकता के लोगों का है, तभी समाज चल रहा है। तो उन सारे लोगों में किसी को कहीं पर मुझे नहीं लगता कि विभेद होता है। विभेद जब होता है तो उसके कुछ कारण भी, कभी कभी इसको किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नियम कानून को टूल बना करके उसका दुरुपयोग करने का चाहिए, वो महिला हो या पुरुष हो, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि कई बार इसको टूल के रूप में यूज किया जाता है और जब टूल के रूप में यूज किया जाता है तो खास करके जो व्यक्ति यूज करता है उसका तो कुछ हो या ना हो, लेकिन उस समाज का जरूर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कुछ लोगों के कारण आजकल, मैं वास्तव ये लिखा हो या ना हो, लेकिन ये व्यवहारिकता है और आप पता कर लेना सारे समाज शास्त्र के लोग, ये लोग जो हैं कभी कभी डरने लगे हैं, मैं किसी छात्रा को अपने अंडर रिसर्च के लिए लूं कि न लूं, लूंगा तो क्या होगा, एक भय हुआ है। आप आईएससी बंगलोर में देखिए, जिस तरह की घटना हुई, वो शिक्षक छोड़ करके हरिद्वार चले गए और बाद में कोर्ट ने कहा कि जो लोगों ने गलत तरीके से उन्हें किया है होनी चाहिए। तो है तरह है कि हम भी कोई विश्लेषण कर और ये डर और ये संकट का भी ये तो इस चीज को हम लोगों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पे सरकारें कुछ कर रही है, सामाजिक संस्थाएं कुछ कर रही हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो सत्य और अपने को आगे बढ़ाने
के साथ साथ उस समाज की भी चिंता करे जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो सारे स्वयंसेवी संस्थाओं को मैं जानता हूं, जिन्होंने शुरुआत तो बड़े पवित्रता की और धीरे उस फैलता गया और वो संस्थाएं केवल एक विरोध का जो है मुखर बिंदु स्थापित करने के अलावा उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं किया। तो आज ये जो विषमता है, ये जो अस्तित्व का जो लड़ाई एक तरह से लोगों ने छेड़ दी है, उसको समाप्त करना होगा और सभी को संवेदनशील रहते हुए हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर पुरुष को संवेदनशील होना बहुत ही आवश्यक है। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है और म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात। इसमें वर्चस्व की कोई भूमिका कहीं से इस शब्द की नहीं आती। तो ये समन्वय होना चाहिए और इसमें निश्चित तौर पर समन्वय की दृष्टि से, समर्पण की दृष्टि से हमारी माताएं बहनें पुरुषों से आगे हैं और ये उनकी जो आपसे कहिए कि एक तरह से बना हुआ है, उनमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। कुछ ने डाटा दिया कि भाई वो कम हुए, बाकी कम हो रहे हैं, ये भी सोच है। ये अब तक सब्सटेंशियल नहीं है, लेकिन डाटा हो, डाटा भी किस देश का है, कहाँ का है, ये पता करना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, न मैंने कभी समाज शास्त्र की पुस्तक पढ़ी है अपने एकेडमिक कैरियर, ऐसे पढ़ी है, लेकिन समाज को देखा है बहुत बारीकियों से। मैं दावा कर सकता हूं कि मैंने समाज को बड़ी बारीकी से देखा है और ईश्वर की कृपा से कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है इसमें कि जाने का कोई ना कोई अवसर किन्हीं कारणों से प्राप्त हुआ हो। वो सुदूर पूर्वांचल पूर्वी देश में हो जो प्रदेश है, या पश्चिम में हो, या उत्तर में हो, या दक्षिण में। ईश्वर की कृपा से बाहर भी जाने का मौका कुछ प्राप्त हुआ है, वहां भी समाज को बड़े करीब से हम देखते हैं। लेकिन जो एक भारतवर्ष में हवा बना दिया गया है कि यहीं पे सबसे ज्यादा सप्रेशन है, यहीं पे सबसे ज्यादा डिप्रेशन है, इन चीजों को थोड़ा सा समाज सेवियों को थोड़ा अलग दृष्टि से देखना चाहिए। क्योंकि समाज शास्त्र का हम पेपर पढ़ते हैं, शोध पत्रों को कभी कभी देखने का मौका मिलता है, तो वो लगता है कि ये देश में कुछ होता ही नहीं है, जबकि और डाटा देखिए तो वो उल्टा नजर आता है। तो थोड़ी सी दृष्टि को बदलिए, थोड़ा दृष्टिकोण को बदलिए, और इन दोनों को यदि आप में बदलाव होगा तो आप में बदलाव आएगा। और यही बहुत आवश्यक है कि हम एक समन्वय से रहे और जो समाज द्वारा स्थापित चीजें हैं उसमें करना चाहिए। और मैं इसको तुलनात्मक दृष्टि से कहीं नहीं देखना चाहता, क्योंकि नारी पुरुष का तुलना करना ही गलत बात। माँ का पुत्र से तुलना करना गलत, उसमें उसका फॉलोअर है। आप विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए आज के दृष्टि में, और पढ़ने लिखने का यही तात्पर्य ही है और मतलब भी। तो हम सारे लोगों को मिल करके ये जो छोटी छोटी तरीके से उस पूरे हर है, आप सब लोग देख। मैं एक बार पुनः आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, खास करके डॉक्टर के सिंह, जिन्होंने बड़ा ही एक ज्वलंत विषय लिया है और इस पे जिस तरह से ज्वलंत भाषण सुनने को मिला है, मुझे 11 बजे से करीब करीब 2 बजने वाले हैं, तो बड़ा ही जो है अच्छे विचार आए हैं, बड़े ही इनोवेटिव विचार आए हैं।
उन सारे का मैं कद्र करता हूं और उन सारे जो वक्तागण है उन्हें सलाम करता हूं और आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। धन्यवाद सर, आपके इन वचनों से सर हमको बहुत प्रेरणा मिलती है और निश्चित ही विषय भैया का था लेकिन प्रेरणा सर आपकी थी और संबल सभी वक्ताओं का था, सभी माताओं का था, सभी आदरणीय बहनों का था। तो आपने बहुत अच्छी बात की है सर कि महिलाएं सेवा, समर्पण, संस्कार, संप्रभुता और समन्वय से जुड़ी हुई हैं, समन्वय से भरी हुई हैं। इनमें नवीन कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सशक्तिकरण करना नहीं है सर, सशक्तिकरण निभाने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत आभार सर, मैं करबद्ध आभार प्रकट करती हूँ सर। और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अपने सह आयोजक भाई डॉक्टर पारिजात सौरभ सर को निमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर जसविता सिंह मैम, आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं उपस्थित सभी विद्वजनों का धन्यवाद ज्ञापन करूं। धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में सबसे पहले मैं हमारे प्रेरणा स्रोत यशस्वी कुलपति तो महात्मा गांधी काशी विद्यालय प्रोफेसर करियन सिंह सर का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कोरोना काल जो संक्रमण काल है इसमें भी हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज को न रुकने देने के लिए कई तरह के हमें सुविधाएं उपलब्ध कराई। सर, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आभार प्रकट करने के क्रम में मैं अब मुख्य अतिथि माननीय कुलपति जननायक विश्वविद्यालय बलिया की प्रोफेसर कल्पप्रथा पांडे मैम को आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बहुत कम समय के नोटिस पर ही हमें अपना कंसेंट दिया कि वो हमें हमारे बीच उपस्थित होंगी और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगी। उद्बोधन के क्रम में आगे धन्यवाद के लिए मैं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रीता सिंह मैम, जो कि समन्वयक महिला अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय की समन्वयक है। मैम को हमने कई सारे लेक्चर्स में सुना, आज मैम को दोबारा सुन करके जो महिला सशक्तिकरण और जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की का पक्ष रखा, उसे सुन करके हमारे सभी प्रतिभागी जरूर लाभान्वित हुए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। विशिष्ट अतिथि के बाद मुख्य वक्ता के तौर पे हम प्रोफेसर वंदना सिन्हा मैम, समाज कार्य विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बहुत ही उपयोगी वक्तव्य हमने सुना। दर्शन शास्त्र विभाग की डॉक्टर नंदिनी सिंह मैम ने कैसे भारतीय दर्शन से हमें हमारी माताओं के प्रति आभार के स्थान पर जो हमारे मन में उनके लिए विशेष स्थान होता है, उन्होंने बताया। धन्यवाद के लिए मैं समन्वयक डॉक्टर के सिंह सर को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन के लिए हमें अवसर प्रदान किया। प्रतिभागियों के बीच उपस्थित डीन ऑफ स्टूडेंट्स डॉक्टर बंशीधर पांडे सर, भावना वर्मा मैम, राकेश कुमार तिवारी सर तथा अन्य सभी कार्यक्रम अधिकारी जो कि अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका भी विशेष अभिवादन और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के इस क्रम में आखिर में ये सारा कार्यक्रम जो हमने किया है अपने छात्र छात्राओं को किया, जिसमें उनकी बड़ी भागीदारी रही है। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब इस आयोजन के आज का सत्र पूरा हुआ और मैं माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से इस सत्र को समाप्त करने का प्रार्थना करता हूँ। एक छोटी सी सूचना है सर, सौरभ सर, ये सभी लोगों से इसी तरह से करबद्ध निवेदन है कि कल हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अल्पना सिंह मैम हैं। आप प्लीज सब लोग अगर समय देंगे तो मुझे बहुत अपार हर्ष होगा। और साथ ही साथ हमारे पास विशिष्ट अतिथि के रूप में सदस्य राज्य महिला आयोग की श्रीमती मीना चौबे मैडम जी होंगी।
तो और कल कुछ शोध पत्रों का वाचन भी हम करवा सकेंगे। कल समापन सत्र है। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, सभी समस्त कार्यक्रम अधिकारियों से निवेदन करती हूँ, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्य गणों से निवेदन करती हूँ, और आप लोगों को देखना, हम लोगों के लिए हम लोगों का मार्गदर्शन होगा। सब लोग फिर से कल हम लोग 11:30 बजे ऑनवर्ड्स हम इसी तरह से शुरुआत करेंगे। अब जो है कुलपति सर की अनुमति से मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की अनुमति चाहूंगी सर। ठीक, जी अनुमति। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब हम जा रहे हैं, लेकिन कल आने के लिए जा रहे हैं, कुछ और बातें हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।